आज के दौर में इंडिया में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत के तमाम लोग इन्फ्लेशन की कॉन्सेप्ट को सही से समझते ही नहीं है कि आखिरकार हमारे देश में महंगाई कैसे बढ़ती और घटती रहती है। दरअसल इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसे हम आम बोलचाल में महंगाई भी कहते हैं। आमतौर पे किसी भी देश में इन्फ्लेशन मुख्यतः 3 कारणों से बढ़ता और घटता रहता है। पहला है डिमांड पुल, दूसरा है सप्लाई पुल और तीसरा इसके और भी कारक हैं। सबसे पहले हम डिमांड पुल को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल जब भी मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है तो देश में महंगाई आती है, और मांग बढ़ने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सस्ती मौद्रिक नीति। आमतौर पर किसी भी देश में उसका केंद्रीय बैंक एक रेपो रेट जारी करता है। रेपो रेट एक ब्याज की दर होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इंडिया में आरबीआई ने कम ब्याज पर कमर्शियल बैंकों को लोन देना शुरू किया, जिससे तमाम कमर्शियल बैंक लोन लेकर अपने कस्टमर को कम ब्याज पर लोन देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर लोग बैंकों से लोन लेकर गाड़ियां खरीदेंगे, घर बनाएंगे या फिर और भी जरूरत की सामान को खरीदेंगे। तो अंततः ये होगा कि मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। हालांकि वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसे आसान शब्दों में कहे तो जब भी लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो लोग ज्यादा खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। हालांकि मार्केट में चीजें कम होती हैं और डिमांड ज्यादा हो जाता है, इसलिए वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारक है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब पब्लिक के खर्चे बिल्कुल नहीं है। दरअसल पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सरकारी खर्चे होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई सरकार सत्ता में आई और आते ही उसने पूरे देश में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने कहा कि हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे और भी तमाम तरह की चीजें बनाना शुरू कर दिया। तो इन सभी कार्यों में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मार्केट में चीजों की मांग बढ़ जाएगी और वर्कर्स के पास भी पैसा आएगा, जिससे वो भी मार्केट में खरीदारी करने निकलेंगे। तो अंततः ये होगा कि मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, और अगर वस्तुओं का उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाया तो फिर उनकी कीमतें बढ़ने लगेंगी, जिससे हम कहते हैं कि हमारे देश में महंगाई आ गई है। इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन है निवेश में वृद्धि। जैसे कि जब भी ज्यादातर विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करने आती हैं, तो लोगों को उनके जमीन के बदले उन्हें मुंह मांगे पैसे भी देती हैं, जिससे लोगों के पास पैसा ही पैसा हो जाता है। फिर तो ये लोग कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, साथ ही साथ नए नए घर बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि ये लोग उस पैसे से अनावश्यक सामान खरीदना शुरू कर देंगे। फिर तो पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पाया तो उनकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो 100 बातों की एक बात ये है कि कभी कभार बहुत ज्यादा विदेशी निवेशक का आना भी खतरनाक हो जाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वियतनाम और इंडोनेशिया, जहाँ पर विदेशी निवेशक इतने ज्यादा आ गए कि वह देश उस निवेश को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया, और अंततः इन देशों की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। इसका चौथा सबसे बड़ा रीजन है करों में कमी। दरअसल जब भी गवर्नमेंट टैक्स को कम करती है तब भी इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है, और अगर टैक्स को ज्यादा बढ़ा दे तब भी देश में महंगाई आती है, क्योंकि जब टैक्स कम लगता है तो लोगों के पास अतिरिक्त पैसा रहता है, जिससे लोग वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा देते हैं। और अगर टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो उद्योगपति या उत्पादन वर्ग के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि कमा के भी क्या फायदा, जब सारा पैसा सरकार ही टैक्स के रूप में ले रही है, जिससे वे लोग उत्पादन या सामान बनाना कम कर देंगे। फिर तो आपूर्ति में कमी आती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसलिए टैक्स को ज्यादा कम या बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसका पांचवा सबसे बड़ा रीजन होता है निर्यात में वृद्धि। इससे भी इन्फ्लेशन दोहरे तरीके से बढ़ता है। जैसे कि अगर हम अपने देश से ज्यादा मात्रा में गेहूं, चावल या अन्य चीजों का निर्यात करेंगे तो हमारे ही देश में इन चीजों की कमी हो जाएगी, जिससे कीमतें बढ़ने लगेंगी। और इसका दूसरा फैक्टर ये है कि अगर ज्यादा चीजें निर्यात होंगी तो निर्यातकों के पास ज्यादा पैसा होगा, जिससे वो फिर मार्केट में डिमांड को बढ़ा देंगे। अब हम अपने दूसरे कारक को समझ लेते हैं कि आखिरकार महंगाई के लिए सप्लाई पुल यानी कि आपूर्ति कैसे जिम्मेवार होती है। तो इसके भी कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि उत्पादन में कमी। हो सकता है कि देश में मानसून ही खराब रहा हो, जिससे फसल की पैदावार में कमी हो गई हो, या फिर कोई कोरोना जैसी महामारी फैल गई हो, या फिर ये
भी हो सकता है कि कच्चा माल नहीं मिला तो सामान नहीं बन पाए और अंततः उत्पादन में कमी के कारण आपूर्ति नहीं हो पाई और आपूर्ति न होने की वजह से चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उत्पादन में अवरोध। कई बार ऐसा होता है कि देश में बहुत ज्यादा हड़ताल होने लगता है और इस तरह कई सारी फैक्ट्रीज व बैंकों में हड़ताल के कारण विरोध प्रदर्शन के कारण उत्पादन नहीं हो पाता है, जिससे आपूर्ति ब्रेक हो जाती है और अंततः सामानों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कालाबाजारी। कई बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर स्टॉक को छिपा कर रखते हैं, जैसे कि दाल, चीनी, आलू, प्याज और भी जरूरत की चीजें, और जब इनकी मार्केट में कीमतें बढ़ने लगती हैं तब वो धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं। इससे भी देश में महंगाई आती है। और इसका चौथा सबसे बड़ा रीजन है सरकार की कर नीति। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर सरकार जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा दे तो भी कंपनियां उत्पादन करना बंद कर देती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने 60% टैक्स लगा दिया तो अगर निवेशक ने 100 रुपए कमाए और 60 रुपए सरकार को दे दिए तो निवेशक को लगेगा कि सारा पैसा तो गवर्नमेंट ही ले रही है। इससे अच्छा है कि उत्पादन करना ही बंद कर दो और इससे देश में बहुत तेजी से उत्पादन में कमी आती है। फिर तो उतनी ही तेजी से देश में महंगाई भी बढ़ता है। और इसका पांचवा सबसे बड़ा रीजन है आयात निर्यात नीति। जैसा कि आप लोगों ने तमाम लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आज से हम चाइना का सामान यूज करना बंद कर देंगे। अचानक से उनके अंदर देशभक्ति जग जाती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में करीब 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजें चाइना से आती हैं और यहाँ की कंपनियां वहाँ से अलग अलग इलेक्ट्रिकल व मशीनरी पार्ट को इम्पोर्ट कर यहाँ पर असेंबल करके मेड इन इंडिया का प्रिंटिंग कर देती हैं। तो ऐसे में अगर हम चाइना से सामान लाना बंद कर देंगे तो भी हमारे देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। देशभक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति करना बेहद ही खतरनाक होता है, जो कि आपको भी अपने आसपास कुछ इस तरह के अंधभक्ति करते हुए लोग मिल ही जाते होंगे। तो उन्हें आप ये जरूर समझाएं कि हम तभी उन चीजों को बैन कर सकते हैं जब वो सारी चीजें हम अपने देश में उत्पादन करना शुरू कर दें, वरना इससे सप्लाई कम होगी और पूरे देश में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। अब चलिए हम अदर फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। कई बार सप्लाई और डिमांड में कोई भी कमी नहीं आता है, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ने लगती है। जैसे कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए कि किसान को ही महंगे दामों पर मजदूर मिले तब जाकर उसके खेतों में फसल लग पाए, तो ऐसे में वो किसान भी अपने फसल को महंगे दामों में बेचेगा। इसके बाद अगर यातायात के भी लागत में वृद्धि होती है तो भी महंगाई आती है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स से भी महंगाई आता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने पहले किसी वस्तु पर 5 से 6% टैक्स लगाया था और अचानक ये बढ़ाकर 28% कर दे तो भी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी महंगाई को ले आता है। जैसे रूस यूक्रेन के कारण भी महंगाई बढ़ी थी, क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा गेहूं और सूरजमुखी का उत्पादक था। उस कारण से विश्व भर में इसकी कमी पैदा हुई और फिर महंगाई बढ़ने लगी। इसके बाद कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा भी इन्फ्लेशन को ले आता है। जैसे कि एक बार श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं हो पाया था, जिससे सामानों का ट्रांसपोर्ट रुक गया। फिर तो जो भी वस्तुएं जहां पर थी वो तेजी से महंगी होने लगी। अब हम ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है। दरअसल इन्फ्लेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरकार के नियंत्रण के आधार पर और दूसरा इन्फ्लेशन के दर के आधार पर। आमतौर पे कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिस पर गवर्नमेंट खास तौर पर ध्यान देती है कि उस सेक्टर में वस्तुओं की कीमत ज्यादा ना बढ़े। जैसे कि 2014 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ये तय करती थी कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या होनी चाहिए। उस समय अगर गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को 30 से 35 रुपए लीटर भी देना चाहती तो वो दे सकती थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस समय सरकार को डीजल और पेट्रोल बिल्कुल सस्ते दामों में मिल जाता था। वो भी महंगे दामों पर खरीद कर सस्ते दामों में प्रोवाइड कराती थी और फिर बाद में उन सभी कंपनियों को सब्सिडी देकर नुकसान की भरपाई करती थी। लेकिन 2014 के बाद इकोनॉमिस्ट की एक समिति ने ये कहा कि जिनके पास बाइक है, गाड़ियां हैं, तो वे लोग गरीब तो नहीं हैं, तो फिर सरकार को डीजल और पेट्रोल के बदले सब्सिडी नहीं देना चाहिए। फिर तो सरकार ने इसे बाजार पर छोड़ दिया। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो डीजल और पेट्रोल महंगे होंगे और अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें घटेंगी तो देश में डीजल और पेट्रोल सस्ते होंगे। वर्तमान समय में हमारी गवर्नमेंट खाद्य पदार्थों पर इन्फ्लेशन को नियंत्रण करती है, जैसे कि अनाजों और सब्जियों की कीमत क्या होनी चाहिए। वहीं पर हम अपने देश में कार खरीदे, बाइक खरीदे या फिर फ्रिज या एसी खरीदे, इन सब के कीमतों पर गवर्नमेंट किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करती है। इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर घटती और बढ़ती रहती है। वहीं पर दूसरा इन्फ्लेशन दर के आधार पर घटती और बढ़ती रहती है, जो कि हमारे देश के लिए 2 से 6% की इन्फ्लेशन अच्छी मानी जाती है और इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।